तो जब हम एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने पहले कहा था कि डेफिनेशन में कि वो एसिंक्रोनस क्यों कहलाता है, वो था कि फिक्स टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट्स। आपके पास अगर दो स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज का कोई काउंटर है और उसकी आउटपुट्स के दरमियान फिक्स टाइम रिलेशनशिप नहीं है तो उसको हम एसिंक्रोनस काउंटर कहते थे। अब उसमें जाहिर है जब टाइम रिलेशनशिप नहीं है और हर डिवाइस अपना जो आउटपुट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिलीवर कर रही है, तो उसमें एक प्रोपेगेशन डिले आ रहा है कि इनपुट से आउटपुट तक की जो प्रोपेगेशन है उसमें कितना टाइम लगता है, क्या वो एट फर्स्ट हो जाती है विद इन नो टाइम या उसमें कुछ टाइम लगता है। तो वो जो टाइम है उसको हम प्रोपेगेशन डिले कहते हैं। इसलिए इनको रिपल काउंटर्स कहते हैं कि एक ही आउटपुट जनरेट होगी, फिर उससे अगली स्टेज डिपेंड करती है उससे पिछली आउटपुट पे, उससे अगली स्टेज, फिर सेकंड स्टेज की आउटपुट पे, जो फोर्थ स्टेज होगी वो थर्ड स्टेज की आउटपुट डिपेंड करेगी। तो इसलिए एक रिपल, एक लहरों का आप ये समझें कि एक सीरीज होती है कि पहले एक जगह एक आउटपुट जनरेट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, और इस तरह चलते चले जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये Q0, Q1 और Q2, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 3 स्टेज का काउंटर मौजूद है जिसकी 3 आउटपुट्स यहाँ पे शो करवाई गई हैं। ये जो क्लॉक की जो लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो पॉजिटिव एज पे 1, 2, 3 और ये 4 एजेस आपके पास मौजूद हैं, ये बेसिकली वो टाइम है कि जब क्लॉक आती है और फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर मिलता है कि वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। इस ट्रिगर के अपेयर होने और आउटपुट के डिलीवर होने तक का जो टाइम है वो आपके पास बेसिकली प्रोपेगेशन डिले है कि इनपुट से आउटपुट तक आपके पास जो रिजल्ट, इनपुट देने और रिजल्ट हासिल करने के दरमियान का टाइम जो प्रोपेगेशन डिले है, इसको TPLH कहा जाता है कि वो पीरियड जिसमें आपके पास आउटपुट जो है वो लो से हाई की तरफ जा रही है, LH लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो TPHL लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये हाई से लो की तरफ जा रही है, उस पीरियड को कह रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लॉक Q0 है। अब इसमें जाहिर है आपके पास जो Q0 है वो प्रोवाइड करता है ट्रिगर Q1 को, Q1 ट्रिगर प्रोवाइड करता है Q2 को। और इसमें अगर आप बैक पे देखें, ये 3 स्टेज का आपके पास काउंटर है। क्लॉक की अगर आप यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके साथ देखें तो बबल मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप है। और इनको जो क्लॉक मिल रही है वो नेगेटिव आउटपुट से मिल रही है, इन्वर्टेड आउटपुट से मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये 0 प्रोवाइड करेगा, जब यहाँ 0 आएगा तो ये 1 प्रोवाइड करेगा। और इस क्लॉक को ट्रिगर तब मिलेगा जब यहाँ 0 आएगा Q0 पे, Q1 बार आपके पास 1 होगा। जैसे ये 0 से 1 होगा तो इस क्लॉक को ट्रिगर मिलेगा और ये फ्लिप फ्लॉप जो है अपनी इनपुट के मुताबिक आउटपुट जनरेट कर देगा। और सेम इसी तरह इस फ्लिप फ्लॉप में ऐसा ही होगा, जब यहाँ 0 जनरेट होगा Q1 बार आपके पास 1 होगा, और जैसे ही ये 0 से 1 होगा ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर प्रोवाइड करेगा और ये अपनी जो इनपुट के मुताबिक आउटपुट जो है वो उसको जनरेट कर देगा। तो अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये जो प्रोपेगेशन डिले, ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जब फर्स्ट क्लॉक के बाद Q0 0 से 1 की तरफ हुआ तो बेसिकली इसने स्टेट चेंज की, ये उसका टाइम डिले। सेकंड क्लॉक के बाद ये 1 से 0 हो गया। जब ये 1 से 0 होगा तो जो इसकी इन्वर्टेड आउटपुट है वो 0 से 1 होगी। जब 0 से 1 होगी तो वो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको ट्रिगर प्रोवाइड करेगी और ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट जो है उसको 0 से 1 कर देगा। ठीक है जी। और इसी तरह जब थर्ड पे आएगा, थर्ड पे ये 0 से 1 होगा, इन्वर्टेड इसकी 1 से 0 हो जाएगी, 0 पे कोई ट्रिगर नहीं मिलता इसको, तो यहाँ पे कोई आउटपुट चेंज नहीं आएगा। फोर्थ के ऊपर फिर दोबारा ऐसा होगा कि ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है। जब ये 1 से 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, इसको ट्रिगर मिलेगा 0 से 1 की तरफ और यहाँ पे इस जगह पे, और ये अपनी आउटपुट जो चेंज करेगा 1 से 0 आएगा तो इसकी इन्वर्टेड आउटपुट के जरिए से जो 0 से 1 जा रही है ट्रिगर मिलेगा थर्ड को और वो अपना चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट साइकिल पे जब एक फ्लिप फ्लॉप आपके पास स्टेट चेंज कर रहा है तो ये टाइम डिले इतना है। सेकंड पे देखें जब 2 फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट चेंज करेंगे, पहले को इतना टाइम लगेगा, दूसरे को इतना टाइम लगेगा। आमतौर पर जब एक ही टाइप के फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे तो उनके लिए टाइम पीरियड भी सेम ही होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड का टाइम है तो यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड का होगा, लेकिन दोनों का टोटल मिला के आपके पास
20 नैनो सेकंड का टाइम हो जाएगा। और इस तरह अगर आप ये देख लें कि यहाँ पे जब तीनों फ्लिप फ्लॉप ने अपनी स्टेट चेंज की है, अब आपके पास 3 टाइम है, ये Q0 के लिए, ये Q1 के लिए और ये Q2 के लिए, और टोटल टाइम डिले जो होगा वो आपके पास 30 नैनो सेकंड का हो जाएगा फॉर एग्जांपल, जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह अगर आप क्लॉक के अपेयर होने और फाइनल Q2 के अपेयर होने तक का टाइम देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टाइम इतना होगा 39। क्लॉक अपेयर यहाँ पे हो रही है, ये जो फोर्थ क्लॉक है, और जो Q2 पे जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट जब अपेयर हो रही है वो इस टाइम पे हो रही है, तो आपने इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस लेना, तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जो टोटल टाइम डिले होगा क्लॉक के आने और Q2 के अपेयर होने तक। तो ये बेसिकली वो प्रोपेगेशन डिले होगा कि कितना डिले है। इस तरह अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते चले जाएंगे, 3 की बजाय 4 फ्लिप फ्लॉप कर लें तो ये डिले और बढ़ जाएगा, 4 की बजाय 5 फ्लिप फ्लॉप कर दें, डिले एक और ऐड कर दें उसके अंदर, तो इस तरह नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते चले जाएंगे तो ये डिले जो है ये आपके पास बढ़ते चले जाएंगे, प्रोपेगेशन डिले आगे से आगे आपको बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक एग्जांपल है इसकी, वो देख लें कि एग्जांपल 9.1 है, a 4-bit synchronous binary counter is shown, each D flip flop is negative edge trigger। अब यहाँ पे अगर इसी क्लॉक को देखें तो ये बबल लगा हुआ है यहाँ, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एज पे ट्रिगर करेगा, और नेगेटिव एज पे ट्रिगरिंग के लिए आपने इसको Q0 के साथ जोड़ दिया हुआ है। ठीक है जी, जब ये 1 से 0 की तरफ जाएगा तो उस वक्त ये इसको ट्रिगर कर देगा। अगर आपने इसको Q0 बार से जोड़ना है, फिर आपने यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर कर लेने, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर लेने तो फिर आपने इसको Q0 से जोड़ देना है। ठीक है जी, ये दोनों में फर्क है बेसिकली। और प्रोपेगेशन डिले जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप का 10 नैनो सेकेंड है। अब वो कहते हैं कि आपने टाइमिंग डायग्राम बनानी है, शोइंग द Q आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप के लिए आपने टाइमिंग डायग्राम बनानी है, and determining the total propagation delay time for the triggering edge of a clock pulse until a corresponding change can occur in the state of Q3। और आपने टोटल प्रोपेगेशन टाइम डिले देखना है कि जब आपके पास क्लॉक पल्स आप अप्लाई करें और उसके बाद Q0, Q1, Q2 और Q3 पे जब आपके पास स्टेट चेंज होगी तो इसके दरमियान में, यानी कि यहाँ पे क्लॉक आपने अप्लाई की और उसके बाद वो प्रोपेगेट होती जब Q3 अपेयर हो जाएगा तो इसके दरमियान में टोटल आपके पास ट्रिगरिंग जो प्रोपेगेशन डिले है वो कितना होगा। और उसके बाद आल्सो डिटरमिन द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट विच काउंटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड। तो आपने ये भी बताना है कि आप ये क्लॉक है इसको कितनी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दे सकते हैं कि जहाँ पे ये काउंटर ऑपरेट करेगा, और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी ऑपरेट नहीं करेगा। उसकी वजह ये उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप अप्लाई कर देंगे तो प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा होगा, कम होगा, और वो ये क्लॉक जो है वो उससे पहले चेंज कर देगी। अभी Q3 अपेयर नहीं होगा, क्लॉक जो है वो दोबारा चेंज हो जाएगी, तो इस तरह आपका जो काउंटर होगा वो रिजल्ट सही प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये सिंपल आपने Q0, Q1, Q2 और Q3 की टाइमिंग डायग्राम बना देनी है। इसको क्योंकि हर क्लॉक पल्स पे स्टेट चेंज करनी है तो हर क्लॉक पल्स पे नेगेटिव एज ट्रिगर पे आपने इसको इसकी डायग्राम हाई लो में बना देनी है। Q1 जो होता है वो हमेशा इसके 2 इन्वर्जन के बाद अपनी स्टेट को चेंज करता है, 1 और 2 क्लॉक पल्स के बाद दूसरी पे करेगा, चौथी पे करेगा, फिर छठी पे करेगा, 8वीं पे करेगा, फिर 10वीं पे करेगा, और इस तरह ये चलता चला जाएगा। ये हर चौथी क्लॉक पल्स पे अपनी स्टेट चेंज करेगा, और ये जो होगा ये हर 8 क्लॉक पल्स के बाद अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो आप ये देख लें कि 1, 2, 4 और 8 इस तरह का आपके पास जो स्टेट चेंज होगा वो आएगा। ये हर क्लॉक पल्स पे कर रहा है, हर 1 क्लॉक पल्स के बाद, ये हर 2 क्लॉक पल्स के बाद अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ये हर 4 क्लॉक पल्स के बाद अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, और ये हर 8 क्लॉक पल्स के बाद अपनी स्टेट चेंज करेगा। इस तरह इसकी आपने ये टाइमिंग डायग्राम बना लेनी है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए है तो ये आपके पास टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप थे, एक का जो टोटल प्रोपेगेशन टाइम है वो 10 नैनो सेकंड है, प्रोपेगेशन डिले जो है तो उसमें आपके पास जो टोटल टाइम बनेगा प्रोपेगेशन डिले का वो 14 नैनो सेकंड बनेगा कि आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की और Q3 पे जब आउटपुट अपीयर होगी तो 14 नैनो सेकंड बाद होगी। और मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की तरफ आए तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 आवर और टोटल टाइम जो है प्रोपेगेशन डिले का वो आप यहाँ पे डालें तो 25 मेगाहर्ट्ज ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कम फ्रीक्वेंसी पे आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप इसको ऑपरेट नहीं करवा सकते। अदरवाइज Q3 के अपेयर होने से पहले ही आपके पास एक और क्लॉक आ जाएगी और उसके ज़रिए से फिर आपके पास जो है वो चेंजेस जो है वो आउटपुट में अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो Q3 के अपेयर होने से पहले ही आपके पास पीछे से और एक स्ट्रीम चल चुकी होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एक आउटपुट अपेयर हो जाए उसके बाद फिर दूसरी स्ट्रीम जो है
वो स्टार्ट की जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। इससे कम अगर करेंगे तो आपका प्रोसेस ठीक चलेगा, इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर आपका जो काउंटर होगा वो आपको सही जो है वो रीडिंग नहीं देगा।